हरिओम। सभी का आज की योग कक्षा में स्वागत है। प्रतिदिन के अनुसार हम लोग पहले लंबा गहरा सांस 1 से 2 बार भर के त्रिवार ओंकार और मंगलाचरण की प्रार्थना लेंगे। तो आइए आराम से, जिस स्थिति में आपको सुखद अनुभूति हो उस स्थिति में हम लोग बैठ जाते हैं। लंबा गहरा सांस 1 से 2 बार भरेंगे और 1 से 2 बार छोड़ेंगे। अब सांस भरकर हम लोग त्रिवार ओंकार करेंगे और उसके पश्चात तुरंत ही मंगलाचरण की प्रार्थना। ॐ संरक्षध्वं संवदध्वं संवमनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते संज्ञाना उपासते। आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो अब चलिए सुनते हैं आज का श्लोक। सूरज। हरिओम। आज हमारे योग कक्षा का छठा दिन है। पिछले 5 दिनों में हमने पहले योग दर्शन के 11 सूत्र देखे हैं और उसके पश्चात हम श्रीमद् भगवद गीता के 11 श्लोक पठन कर रहे हैं। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 2 श्लोकों का अध्ययन किया है, जिसमें अपने कर्मफल का सिद्धांत हमने देखा और योग की परिभाषा भी हमने देखी। समत्वम योग उच्यते, हमारे जीवन की समता ही योग है। बैलेंस्ड लाइफ इज कॉल्ड एज योगा। बैलेंस इन आवर फिजिक्स, मेंटल एटीट्यूड एंड स्पिरिचुअल एटीट्यूड इज कॉल्ड एज योगा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 2 सूत्र देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि आपको योगाभ्यास की पूर्व तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो आज गोरज इन 2 श्लोकों को पठन और विश्लेषण करेंगे। गोरज। हरिओम। सभी साधक मेरे साथ इस श्लोक का पठन करेंगे। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाति उच्छितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये।
हम इसका अन्वय अर्थ देखेंगे। शुचो का अर्थ होता है पवित्र, स्वच्छता पवित्रता के आगे की स्टेज है। देशे का अर्थ है स्थान, जिस स्थान पर आप बैठे हो। प्रतिष्ठापना का अर्थ है प्रतिष्ठापना करना। प्रतिष्ठापना बैठने के आगे की हायर लेवल की स्टेज है। स्थिरम आसनम आत्मन का अर्थ है स्थिरता पूर्वक किसी एक आसन में बैठ जाना। नाति उच्चतम नाति नीचम, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वह स्थान ज्यादा ऊंचा भी ना हो, ज्यादा नीचा भी ना हो, वह स्थिर हो, वह सम प्रमाण में हो, ज्यादा ओबर खबर ना हो। शैलाजी न कुशोत्तरम, शैलाजी न कुशोत्तरम का अर्थ है अब जब बैठते हो तो मृगछाला बिछाकर उस पर मुलायम वस्त्र बिछा दे और उस पर कुशा का आवरण बिछाकर स्थिरता पूर्वक बैठ जाए। आजकल मृगशाला उपलब्ध नहीं होती तो आप योगा मैट हो, शतरंजी हो या जो भी टॉवेल हो उस पर बैठ सकते हैं। तत्र एकाग्र मन कृत्वा, तत्र एकाग्र मन कृत्वा का अर्थ है मन को एक अग्र चित्त कर करे। यथा चित्तेन्द्रिय क्रिय, अपने मन को वश में करना। उपविश्यासने युञ्जात का अर्थ है बैठकर अभ्यास करना। योगम आत्मा विशुद्ध है, मतलब आत्मा की शुद्धि के लिए योग। अब हम इसका मिश्र अर्थ, पूर्ण अर्थ देखेंगे। योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और उसे मृगछाला से ढके। वह आसन बहुत ऊंचा भी न हो और बहुत नीचा भी न हो, वह समस्थिति में हो। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने मन, इंद्रियों तथा कर्म को वश में करते हुए दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और अपने आत्मा की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे। बहुत अच्छा गौरज। गौरज ने आज श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक विशद किया, जिसमें हमें योगाभ्यास की पूर्व तैयारी किस तरह से करनी चाहिए यह विशद किया गया है। तो जिसमें कहा गया है कि हमें पहले एक स्थान निश्चित कर लेना चाहिए जो कि स्वच्छ हो और पवित्र हो। उस स्थान पर हमें स्थिरता पूर्वक बैठना है और एक जगह पर आपको लक्ष्य केंद्रित करना है। यह जगह बाहरी अंग भी हो सकता है या अंतर अंग भी हो सकता है। आप अपनी नासिका के अग्र पर भी लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं, जीवा के अग्र पर भी, या किसी बाहरी वस्तु पर जैसे सूरज हो या सामने एक दिया हो, और उस पर आपको लक्ष्य केंद्रित करते हुए अपना चित्र एकाग्र कर लेना है, मन को एकाग्र कर लेना है और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आपको योग करना है। तो जब आप आत्मा की शुद्धि के लिए योग करेंगे तो शरीर शुद्धि, चित्त शुद्धि अपने आप हो जाएगी। तो यह 11वां और 12वां श्लोक जो कि 6ठे अध्याय से निहित है। अब हम शुरू करेंगे कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। पैर को लंबा करेंगे। आप तीनों करो सामने इंस्ट्रक्शन देते। जस्ट पाँच हो गए। अब ये तीनों आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। धीमे धीमे पैर की उंगलियों की मूवमेंट करेंगे 5 से 10 बार। आगे पीछे उंगलियां करनी है। बहुत अच्छे। अब पैर के पंजे को आगे और पीछे की ओर मूवमेंट देंगे। एड़ी के साथ पूरा पंजा आगे और पीछे की ओर मूव करेंगे। आगे जब आपका पंजा जाए तो पूरा स्ट्रेच कीजिए उसे, और पीछे आने के पश्चात उसे और थोड़ा पूरा पीछे लेने की कोशिश कीजिए। एड़ी के साथ पूरे पंजे को स्ट्रेच करने से पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है और रक्त का संचार पैरों में अच्छा होता है।
धीरे धीरे पैरों को एक दूसरे के ऊपर, दोनों पैर को हल्के से पीटेंगे, आराम से। अधिक जोर से पीटने पर आपको पीड़ा होगी, हल्के हल्के पीटना है। धीमे धीमे अब दोनों पैरों को स्थिर करके सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज 4 बार घुमाइए आराम से। दोनों एरिया, पूरे पंजे 4 बार आपको आराम से घुमा लेने हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। अब धीरे से घुटनों को ऊपर नीचे आपको हल्के से मूवमेंट लेनी है, घुटनों को उठाना है और जमीन पर स्पर्श करवाना है। बहुत अच्छे। इसके पश्चात चलिए करते हैं चक्की आसन। अब पैर के अंगूठे तक आपका हाथ का मुट्ठी जो है वो जाना चाहिए। उंगलियों को इंटरलॉक करके कीजिए अपनी हिसाब से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 4 बार आपको चक्की क्लॉकवाइज घुमानी है। अब यहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए दो तीनों पीछे ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन आप जहाँ बैठे हो वहां अगर स्पेस हो तो आपको थोड़ा और पीछे जाने की कोशिश करनी होगी। एंटी क्लॉकवाइज, बहुत अच्छे। अब कर लीजिए फीट कोणासन। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस। अपोजिट हाथ को, अपोजिट पांव के अंगूठे को स्पर्श कराएंगे, दूसरा हाथ पीछे की ओर हल्के हल्के से। नजर पीछे की ओर आपको दोनों टाइम करनी है। दोनों साइड से गिनकर आपको ये 5 से 10 बार कर लेना है। धीरे धीरे इसे आप तीव्र गति से भी कर सकते हो, जिससे कमर की एक्सरसाइज हो जाती है। अब अलग की पालक डालकर बैठ जाइए और अब हम लोग करेंगे हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज। हाथों को लंबा करेंगे, फैलाएंगे, हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। 4 से 5 बार मुट्ठी बंद करना है और खोल लेना है। इसे तीव्र गति से कर सकते हो। मुट्ठी को बंद करके मुट्ठी एक दूसरे को जोड़ लीजिए और क्लॉकवाइज अब मुट्ठी का एक्सरसाइज। मुट्ठी को जोड़ लीजिए और क्लॉकवाइज आपको दोनों मुट्ठियां एक साथ घुमानी है, पूरा हाथ सीधा। अब वापस अपोजिट साइड से घुमाएंगे। हथेली को आकाश की ओर खोल देंगे और कोहनी मोड़कर हथेली को कंधे पर लगाएंगे। 4 से 5 बार आपको ये कोहनी के लिए एक्सरसाइज कर लेना है। अब दोनों हाथ साइड से कंधों पर लगा लीजिए और कंधों पर से आपको सर्कल बनाना है अपने हाथों का। कोहनी जब सामने आए तो आराम से दोनों कोहनियां एक दूसरे को चिपकाने की कोशिश कीजिए, स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। आगे से पीछे की ओर हम लोग कर रहे हैं। अब चलिए पीछे से आगे की ओर आएंगे। चार बार हमने आगे से पीछे की ओर किया था, तो 4 बार पीछे से आगे की ओर भी कर लिया। अब आइए करते हैं ग्रीवा का संचालन। तो धीरे धीरे हमें गर्दन के संचालन में ध्यान रखना है, इसकी गति तीव्र नहीं रखनी है। तो सांस छोड़ते हुए गर्दन थोड़ी को कंचकूप को लगाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाना है। आराम से करो, धीमे धीमे आपको गर्दन को पीछे की ओर आराम से लेना है। पीठ को आपकी गर्दन का स्पर्श होने के पश्चात सांस छोड़ते हुए वापस धीमे धीमे आगे की ओर थोड़ी को हमें कंठकूप को स्पर्श कराना है। आराम से आइए, धीरे धीरे थोड़ी का अब कंठकूप को स्पर्श हो जाएगा।
फिर धीमे धीमे वापस एक बार सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे सीधी स्टेप में आई, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर आराम से लेकर जाना है। इसमें हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं करनी है। पीठ को स्पर्श होने के पश्चात वापस सांस छोड़ते हुए सामने की ओर गर्दन को लाएंगे और सीधा कर लेंगे। अब लेफ्ट साइड की ओर 2 बार टर्न करेंगे। धीमे धीमे लेफ्ट साइड में गर्दन को टर्न करते हैं। फिर वापस धीरे धीरे सामने की ओर आराम से गर्दन को सीधा कीजिए। फिर राइट साइड में कंधे उठाने नहीं है आपको, सहज भाव से गर्दन को टर्न करना है। वापस धीरे धीरे सामने की ओर। फिर से एक बार लेफ्ट साइड की ओर। धीरे से वापस सामने की ओर। फिर से राइट साइड में। धीमे धीमे वापस सामने की ओर। अब हम लोग करेंगे कान का कंधों को स्पर्श। याद रखिए इसमें भी आपको कंधे नहीं उठाने हैं, सहज भाव से इसे करना है। तो लेफ्ट कान की ओर, कान को कंधों की ओर झुकाते हैं लेफ्ट साइड में। फिर धीरे धीरे वापस सीधा करेंगे। कंधे नहीं उठाने हैं उधर। धीमे धीमे वापस राइट साइड के कान का कंधों को स्पर्श। फिर धीरे धीरे वापस गर्दन को सीधा करेंगे लेफ्ट साइड की ओर। धीरे धीरे वापस सीधा। फिर राइट साइड की ओर। फिर सीधा कर देते हैं। अब करेंगे गर्दन का सर्कल। तो धीरे धीरे पहले ठोड़ी को कंठकूप को स्पर्श करा लेते हैं। फिर धीमे धीमे अब सांस भरते हुए क्लॉकवाइज सांस भरते हुए गर्दन को आराम से पीछे की ओर लेना है। पीठ का स्पर्श होने के पश्चात धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर ठोड़ी को कंठकूप को लगाना है। सर्कल बना रहे हैं हम लोग। तो पूरा राइट साइड से धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे की ओर गर्दन जा रही है। फिर लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर आई और धीरे धीरे ठोड़ी को कंठकूप को स्पर्श करवाया। अब एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से गर्दन पीछे की ओर आराम से लेंगे। पीठ को स्पर्श होने के पश्चात धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए राइट साइड से गर्दन घुमाते हुए आराम से ठोड़ी को कंठकूप को लगाएंगे। फिर से एक बार इसी को दोहराते हैं। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे की ओर आएगी। ठोड़ी को कंठकूप को स्पर्श करा लीजिए। अब गर्दन को सीधा कर लेंगे। अब हम करेंगे आंखों की एक्सरसाइज। तो आंखों की एक्सरसाइज आप पहले नजर को सिर्फ आपको रेटिना को घुमाना है, चेहरे को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है।
ग्रीवा आपकी सीधी होगी, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, सिर्फ नजर को आप लोग घुमाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी सामने देख रहे हैं, अब धीरे धीरे आकाश की ओर देखेंगे या अपनी छत के पास देखेंगे। राइट साइड की ओर नजर को घुमाना है, गर्दन को नहीं। फिर भूमि की तरफ देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे, फिर आकाश की ओर, फिर राइट साइड की ओर, भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में, फिर आकाश की ओर, और अब सामने। तो हमने अभी क्लॉकवाइज 2 बार रेटिना को घुमाया है, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चलिए सामने देखेंगे, आकाश की ओर, लेफ्ट साइड में नजर को घुमाएं, भूमि की तरफ देखे, राइट साइड में, फिर आकाश की ओर, फिर लेफ्ट में, भूमि की ओर, राइट साइड में, और सामने की ओर। तो ये हमने आंखों का एक्सरसाइज किया। आंखों की एक्सरसाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, या अपने हाथ को पूरा सामने, अंगूठे को इस तरह से खोलकर आप सिर्फ नजर को इस तरह से भी घुमा सकते हो। जो आपको कंफर्ट लगे उस स्थिति में आप आंखों की रेटिना की एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आंखें मजबूत होगी। अभी स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों की समस्या बढ़ रही है, तो उससे राहत पाने के लिए दिन में 2-3 बार आप आराम से ये एक्सरसाइज किया कीजिए। आंखें जलन ज्यादा करती है, तो 1-1, 1.5 घंटे के पश्चात आप थोड़ा सा ठंडे पानी से आंखों के ऊपर फटकारे लगाइए, जिससे आपकी आंखें ठंडी रहेगी और जो हीट स्क्रीन टाइम से बढ़ती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आज हम लोग प्राणायाम अधिक समय थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए आराम से हम लोग बैठे हुए हैं। तो आज हमारी योग कक्षा का 6ठा दिन है। अब तक हमने आसन प्राणायाम की जानकारी ली। आज हम थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आसन के सिद्ध हो जाने पर ही प्राणायाम किया जाता है। तो प्राणायाम के लिए आपको पहले किसी भी आसन स्थिति में बैठना है। जिस प्रकार मैं बैठा हूं, यह स्थिति सुखासन कहलाती है। तो पहले सुखासन की स्थिति में बैठकर सभी साधक दिखाएं, जिसमें आप मराठी में उसको कहते हैं मांडी घालून बसणे। मांडी घालून बसण्याची जी नैसर्गिक सहज अवस्था असते ती सुखासन या नावाने ओळखली जाते। तो इस प्रकार आपको सुखासन की स्थिति में बैठ जाना है। स्थिर सुखमासनम, जिस शारीरिक स्थिति में आप सुखता पूर्वक, सहजता पूर्वक बैठ सकते हैं, उसे आसन कहते हैं। तो आप इस सुखासन में बैठ सकते हैं। इससे हायर स्टेज जो है वह है सिद्धासन, जिसमें इस प्रकार से पैर ऊपर लेते हुए यहाँ पर जननेंद्रिय के पास में आप रखते हैं, मूलाधार चक्र के नजदीक। तो यह स्थिति अर्ध पद्मासन भी कहलाती है या सिद्ध आसन भी कहलाती है। और जो कर सकते हैं वह पद्मासन भी कर सकते हैं। तो हम तीसरा आसन की स्थिति देख रहे हैं, पद्मासन, जिसमें इस प्रकार से पैरों के पंजे आकाश की ओर रहते हैं। तो यह पद्म आसन की स्थिति है। तो आपको जो स्थिति सुखकारक लगे, सहज महसूस हो, आनंद पूर्वक आप उस स्थिति में बैठ सकते हैं, उसमें आप ले सकते हैं। पद्मासन में आपको प्राणायाम करना सर्वोत्तम होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है अगर आपको आदत नहीं है। तो इसीलिए आप सिद्धासन में बैठ जाए या सुखासन में बैठ जाए, या बीच में आपके कंफर्ट के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से आप आसन स्थिति बदलते रहे। तो आप कभी भी सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। अपने जरूरत के मुताबिक आप आसन की स्थिति बदलते रहे। तो हम आज देख रहे हैं प्राणायाम।
तो आसन सिद्ध हो जाने पर आप प्राणायाम की ओर जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, आसन हमारे शरीर के बाहरी अंगों को अर्थात हार्डवेयर को दुरुस्त करता है, सुडौल सुंदर स्थिति में रखता है। और प्राणायाम जो है वह हमारे शरीर के सॉफ्टवेयर को दुरुस्त करता है, जिसमें ब्रीदिंग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटिव सिस्टम्स है, न्यूरॉन से संबंधित, ब्रेन से संबंधित सिस्टम्स है, वगैरह वगैरह। तो विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के अंदर 9 प्रकार की सिस्टम्स है। तो यह सभी 9 प्रकार की सिस्टम्स को सुचारू रूप से रखने का कार्य आसन और प्राणायाम मिलकर एक साथ करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं या अंत करते हैं, तो हम शुरू करते हैं ओंकार से। कल हमने देखा, फिर से हम उसे दोहरा रहे हैं कि ओंकार करते वक्त आपको अ, उ, म इन 3 स्टेजों में एक के पश्चात एक ध्वनि का उच्चार करना होता है। अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेश, जानियला। तो अ, उ, म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का मिश्रण बतलाया जाता है। तो ओम, यह सृष्टि का सर्वोत्तम शब्द बतलाया जाता है। तो जब आप आकार का उच्चार करते हैं तो होठों में थोड़ा सा अंतर आपका होना चाहिए। इस तरह से। अब आकार के बाद आप जाएंगे उकार की ओर। तो उकार को जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो अंग्रेजी ओ या शून्य के जैसा आपके होठों का आकार रहता है। और जब आप मकार का उच्चार करते हैं तो आपके होठ बंद है और आप नासिका से मकार का उच्चार करते हैं। जिस प्रकार आपने भ्रामरी प्राणायाम देखा होगा, भ्रामरी में आप मकार का उच्चार नासिका से करते हैं, उसी प्रकार ओम में म का उच्चार करते हुए, होठ बंद करते हुए म का उच्चार करेंगे। मैं दिखाता हूं। इस प्रकार से आपको पहले अ, उसके पश्चात उ और उसके पश्चात म, इन तीनों को मिलकर बनता है ओम। तो जब आप इसका उच्चार करें, उसका भी प्रपोर्शन है 1:1:1। यह बिगिनर लेवल के लिए है, जिसमें आप 10 सेकंड के लिए अ का उच्चार, 10 सेकंड के लिए उ का उच्चार और 10 सेकंड के लिए म का उच्चार, इस प्रकार अ, उ, म ये तीनों सम प्रमाण में आप बिगिनर्स लेवल में कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप योगाभ्यास बढ़ता जाएगा तो 1:2:4 यह रेशो सर्वोत्तम बतलाया गया है, जिसमें आप अगर 10 सेकंड अ का उच्चार करते हैं तो 20 सेकंड उकार का उच्चार करें और 40 सेकंड मकार का उच्चार करें। इस तरह उसको धीरे धीरे लंबा सांसों को भीतर गहरा खींचने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब ओंकार का 3 बार हम उच्चार करेंगे, अ, उ, म, इस तरीके से शुरू करेंगे। विश्राम। तो हमने 3 बार ओंकार का उच्चार किया। एक चक्र पूर्ण होने के बाद आप सांसों को भीतर गहरा भर लेते हैं और प्रश्वास को बाहर छोड़ते हुए आप ओंकार का उच्चार अ, उ, म इस तरीके से करते हैं।
तो जब भी आप प्राणायाम की शुरुआत करें या प्राणायाम का अंत करें तो ओंकार कम से कम एक बार से लेकर 3 या 5 बार आप कर सकते हैं। ओंकार करने से आप बहिर्रंग से अंतरंग की ओर आपकी जर्नी, आपकी यात्रा शुरू होती है। आपका मन शांत, स्थिर, पवित्रता की स्थिति में आ जाता है। आपके मन में कितनी भी दुविधाएं है वह शांत हो जाती है। एक प्रशांत अवस्था में मन चला जाता है। शरीर को बहुत ही सुखद स्थिति की अनुभूति होती है। मन भी पूरी तरह से शांत हो जाता है। सूरज, तो आप अच्छी तरीके से बैठकर ओंकार का उच्चार सबसे पहले कर ले। अब सबसे पहले हम करते हैं प्रथम प्राणायाम, जो कि भस्त्रिका है। तो भस्त्रिका का अभ्यास आपने देखा है। शुरू करेंगे भस्त्रिका। दीर्घ श्वसन लेना और धीरे धीरे छोड़ना। सांसों को भीतर गहराई से भर के लेना, पूरी तरह से फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाना और धीरे धीरे छोड़ना। धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना। इस प्रकार से श्वास लेना और श्वास छोड़ना, यह भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। दीर्घ सांस लेना और छोड़ना है भस्त्रिका। पहले 5 मिनट अभ्यास नित्य इसका। चित्त वृत्तियों के सब निरोधी बनो रे। रोगी नहीं भोगी नहीं योगी बनो रे। योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। सभी साधक इस प्राणायाम को करेंगे। कोई मेरा साथ गाना नहीं गुनगुनाना है, आपको प्राणायाम करते रहना है। और मैं बोल रहा हूं इसलिए मुझे प्राणायाम नहीं कर रहा हूं। तो आप प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन सभी योग साधक करते रहिए। मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। तो 3 लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं और मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को धोकनी क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार लुहार होता है, लुहार के पास एक औजार होता है जिसमें वो पूरी तरह से हवा भरता है और वह औजार इस प्रकार से फूल जाता है और वो फूलने के बाद लोहे पर पूरा ऑक्सीजन फेंकने का काम करता है, जिससे लोहा तप्त हो जाता है और वो लिक्विड स्टेज में आता है और उस पर क्रिया कर कर लुहार अपना औजार बनाता है। उसे धौकनी क्रिया कहा जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में आपको दीर्घ सांस लेना है, फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाना है और फिर धीरे धीरे प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। तो यह भस्त्रिका क्रिया, यह आपको 2 से लेकर 5 मिनट तक आपको प्रतिदिन करते रहना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके हृदय से संबंधित, श्वसन से संबंधित सारे विकारों में लाभ होता है। सर्दी, जुकाम, अस्थमा यह दूर होता है। शरीर का टेम्परेचर भी भस्त्रिका प्राणायाम करने से बढ़ता है। शरीर की श्वास प्रश्वास क्रिया अर्थात ब्रीदिंग सिस्टम सुचारू रखने का कार्य भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा किया जाता है। तो इसके पश्चात करेंगे दूसरा प्राणायाम कपालभाति। सभी साधक एक साथ कपालभाति शुरू करेंगे। दोनों बच्चे पेट की स्थिति दिखाएंगे, गोरज और हार्दिक। तो भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात आप करते हैं कपालभाति। कपालभाति में आपको 1 सेकंड में एक स्ट्रोक आपका लगना चाहिए, जिसमें पेट आपका अंदर की ओर जाता है और सांस बाहर की ओर आती है। तो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक कपालभाति का लगाते हैं। पहले दीर्घ गहरा सांस भर लेते हैं। एक झटके के साथ प्रश्वास को बाहर छोड़ा जाता है, ओजस। और आपको कपालभाति क्रिया करनी चाहिए। कपाल शरीर के इस भाग को, सिर के इस भाग को कहते हैं
और भाती इस शब्द का अर्थ है तेज, दीप्ति, आभा। जब आप कपालभाति करते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी अच्छी कार्यरत रहती है, पेट इतना अच्छा रहता है, शौच आपका मलमूत्र विसर्जन की क्रिया प्रातः काल में बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है और आपके चेहरे पर एक तेज, एक आभा दिखती है। जब भी आप किसी नियमित योगाभ्यास करने वाले योग साधक को देखते हैं, उसका चेहरा एकदम प्रसन्न चित्त आपको दिखाई देगा। एक प्रकार की दीप्ति, आभा, ऑरा, अंग्रेजी में जिसे ऑरा कहते हैं, उसके चेहरे पर आपको दिखती है। इसलिए इसे कहा जाता है कपाल भाती प्राणायाम। तो करते रहिए कपाल भाती। ओजस, पेट। तो तीनों बच्चे आपको पेट की स्थिति दिखा रहे हैं, जिसमें आपका पेट अंदर बाहर होता है, प्रश्वास बाहर छोड़ने पर पेट अंदर जाता है और बाद में अपने आप सांस अंदर आ जाता है। आपको सांस को अंदर लेने के लिए कोई भी विशेष प्रयत्न नहीं करना है, अपने आप दबे पाव श्वास अंदर आ जाएगा। आपको प्रयत्न पूर्वक प्रश्वास बाहर छोड़ने पर लक्ष्य केंद्रित करना है। कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करना जरूरी होता है। 1 घंटे के वॉकिंग से जितने कैलोरीज आपके बर्न होते हैं, उतने कैलोरीज 10 मिनट के यथा योग्य कपालभाति करने से दूर होते हैं। तो वेट रिडक्शन करने के लिए और पेट के सभी प्रकार के रोग के निवारण के लिए कपालभाति अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक। जिन्हें डायबिटीज के प्रॉब्लम है या पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, वो कम से कम 10 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक कपालभाति कर सकते हैं। अगर आप सीरियस डिसीजेस में है तो कपालभाति आधा घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन गर्भवती महिलाएं कपालभाति नहीं करती है, या फिर पेट का आपका मेजर ऑपरेशन हुआ है, जैसे हर्निया से आप पीड़ित है, तो आपको कपालभाति नहीं करना है। बाकी सर्व सामान्य साधक 5 से 15 मिनट तक कपालभाति कर सकते हैं। डायबिटीज के लिए तो कपालभाति सर्वोत्तम प्राणायाम कहला जाता है। अगर आप 15 मिनट प्रतिदिन कपालभाति करते हैं तो आपकी डायबिटीज की दवाइयां छूट जाएगी, आपका इंसुलिन का इंजेक्शन भी बंद हो जाएगा। इसीलिए इसे रामबाण औषधि प्राणायाम भी कहते हैं, कपालभाति। तो करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतने दिन से कपालभाति करता हूं लेकिन मुझे इसका लाभ नहीं होता है, तो वह अल्प मात्रा में इसे करते हैं या फिर गलत तरीके से करते हैं। तो आपको सही मात्रा में करना है और सही तरीके से आपको कपालभाति करना है। पिछले 4 दिनों के वीडियोस भी हमने अपने ग्रुप के अंदर भेजे हुए हैं। तो जो साधक लेट हो चुके हैं या कुछ कारणवश पिछले 5 दिन नहीं देख पाए हो, तो वह YouTube के वीडियो के माध्यम से हमारे 5 दिन के पिछले 5 दिन के सत्र भी देख सकते हैं। आप बार बार भी सत्र को दोहरा सकते हैं, जिससे कि आपका प्रयत्न बढ़ता जाए, आपका अभ्यास बढ़ता जाए और अंतिम 10वें दिन आपकी एग्जाम भी होगी। तो उस एग्जाम में कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो प्रश्न के उत्तर भी दे पाएंगे। तो यह है कपालभाति। करते रहिए कपालभाति। श्वास नाक से ही छोड़ना कपालभाति है, श्वास नाक से ही छोड़ना कपालभाति है। नियम 15 मिनट का हो, चमक मुख पे लाती है। उधर रोग शमन कर, उधर रोग शमन कर, निरोगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं, योगी बनो रे। विश्राम, सभी साधक विश्राम ले लें। तो अगर आपको संभव हो तो पैर खुले कर ले, थोड़ा सा पैर फैलाएं। दोनों बच्चे पैर फैला ले। पैरों की सूक्ष्म क्रिया, क्योंकि आज आपने थोड़ा सा कपालभाति ज्यादा किया है तो आपके पैरों में जकड़न हो सकती है। पायात थोडेसे मुंग्या आल्यासारखे सेन्सेशन्स आपल्याला जर होऊ शकतात, तर आपण अशा प्रकारे जसं या ठिकाणी लेकर करत आहेत
तसं आपण सूक्ष्म व्यायाम करू शकतात. गोरज, पैरों के उंगलियों की सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं, पैरों के पंजों की सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं, या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैर आप घुमा सकते हैं, या पैरों पर, दोनों पैरों का एक दूसरे पर हल्का सा आघात भी कर सकते हैं। जब भी प्राणायाम करते वक्त आपके पैरों में थोड़ा सा दर्द हो तो इस प्रकार से आप कुछ समय के लिए सूक्ष्म योगिक क्रियाएं भी कर सकते हैं। फिर से आसन की स्थिति ग्रहण कर ले, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जो भी आपको सुटेबल लगे, सहज लगे। तो आसन करते वक्त दो तत्व ध्यान में रखें। स्थिर, आसन स्थिर होना चाहिए और आसन सुखपूर्वक होना चाहिए। तो दो प्राणायाम हमने देखे हैं, अब तीसरा प्राणायाम देखेंगे, बाह्य प्राणायाम। तो तीनों बच्चे अपने पेट की स्थिति दिखाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर शर्ट को कर ले, अच्छी तरह से रुमाल ले लीजिए। तो बाह्य प्राणायाम में आपको पहले सांसों को भीतर गहरा भरना है और फिर एक झटके के साथ प्रश्वास को आपको बाहर छोड़ना है। प्रश्वास बाहर छोड़ते वक्त आपको त्रिबंध एक साथ लगाने हैं। गुदद्वार द्वार को अंदर की ओर सिकुड़ते हुए आप लगाएंगे मूल बंद, फिर पेट को अंदर की ओर लेते हुए आप करेंगे उड्डयन बंद, और ये थोड़ी का भाग इधर कंठकूप में लगाते हुए आप करेंगे जालंधर बंद। इस प्रकार से मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, ये त्रिबंध लगाकर सांसों को बाहर ही आपको कुछ समय के लिए रोके रखना है। तो यह क्रिया कहलाती है बाह्य प्राणायाम, जिसे त्रिबंध भी कहा जाता है। तो यह क्रिया आपकी तभी संभव होती है जब आप कम से कम 5, 10, 15 मिनट कपालभाति करते हैं। कपालभाति करने से आपका पेट हल्का हो जाता है, आपकी शौच क्रिया व्यवस्थित हो, उसके पश्चात ही आप यह क्रिया कर सकते हैं। तो यह क्रिया कुछ पुस्तकों में प्राणायाम का भाग भी कहलाई गई है और कुछ पुस्तकों में यह क्रिया के नाम से भी विख्यात है। तो यह है बाह्य प्राणायाम। तो फिर से एक बार दूसरा चक्र करेंगे सभी साधक बाह्य प्राणायाम का। सांसों को भीतर गहरा भर ले, फिर झटके के साथ प्रश्वास को बाहर छोड़ ले और त्रिबंध एक साथ लगाएं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंध बंद। सांसों को बाहर ही रोके रखना है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, जितना आप सहजता से सांसों को रोक सकते हैं, उसी प्रकार से यह त्रिबंध क्रिया, जो कि बाह्य प्राणायाम भी कहलाती है। तो आप 2 से 3 बार यह क्रिया कर सकते हैं। तो अगर संभव न हो तो प्रयास करते रहिए। 5 दिन, 10 दिन के बाद में आपको धीरे धीरे यह बाह्य प्राणायाम जम सकता है। तो जो बाह्य प्राणायाम नहीं कर सकते हैं या उनको डिफिकल्ट लगे, वो अल्टरनेटिव क्रिया भी कर सकते हैं, जिसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। तो अग्निसार क्रिया में उसी तरह पहले आपको सांसों को भीतर गहरा भरना है, फिर एक झटके के साथ प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। प्रश्वास को बाहर ही रोके रखते हुए आपको पेट इस तरह से अंदर बाहर हिलाना है। तो बिगिनर साधक जो है वो इस प्रकार से नासिका बंद कर लें और नाक पर अपने उंगलियां लगाते हुए आप पेट को अंदर बाहर करें। सांस को बाहर ही रोके रखना है और पेट को अंदर बाहर करना है। तो यह अग्निसार क्रिया है जो आप 3 से 5 बार इस चक्र को कर सकते हैं। तो अग्निसार करने से आपके शरीर में जो त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों संतुलित मात्रा में रहते हैं। तो अग्निसार क्रिया आप कर सकते हैं। आइए इसके पश्चात देखेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम क्रिया करते वक्त आपको पहले लेफ्ट साइड से ही शुरुआत करना है और अंत भी लेफ्ट साइड से करना है। तो पहले लेफ्ट साइड से धीरे से सांसों को भीतर गहरा भर ले। तो मेरे हाथों की स्थिति दिखला रही है कि आपको किस प्रकार से सांस भीतर गहरा भर लेना है। जब मैं हाथों को ऊपर कर रहा हूं तो आप सांस ले रहे हैं, और जब मैं हाथों को नीचे कर रहा हूं तो आप अपोजिट साइड से, विरुद्ध दिशा से प्रश्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। जिस साइड से आपने प्रश्वास को बाहर छोड़ा है उस साइड से धीरे धीरे भीतर गहरा सांस ले ले, पूरी तरह से फेफड़ों को फैलाएं और फिर अपोजिट साइड से धीरे धीरे प्रश्वास को
छोड़ दे। तो इस प्रकार से एक चक्र अनुलोम विलोम का पूर्ण होता है। तो करते रहिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते वक्त आप कौन सी भी एक मुद्रा ले सकते हैं। यह ध्यान मुद्रा है जिसमें आप अंगूठा और पहली उंगली को एक साथ लेते हैं, तो इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। लेकिन जब हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं तो कौन सी भी मुद्रा आप ले सकते हैं। यू हैव गॉट कंप्लीट फ्रीडम टू डू इट। लेकिन आपको सर्वोत्तम मुद्रा जो बतलाई गई है, ये जो मध्य की 2 उंगलियां है, ये 2 उंगलियां और अंगूठा आप एक साथ जोड़ ले और ये 2 उंगलियां सामने की खड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अंगूठा एक नासिका बंद करने के लिए आप यूज कर सकते हैं और 2 उंगलियां दूसरे अंग को नासिका के लिए आप उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपान मुद्रा इसे कहते हैं। अपान मुद्रा में एक हाथ आप घुटनों पर रख सकते हैं और दूसरा हाथ आपको नासिका को बंद या चालू करने के लिए आप उपयोग में ला सकते हैं। तो करते रहिए अनुलोम विलोम। जब आप लेफ्ट साइड से सांसों को भीतर गहरा भरते हैं और राइट साइड से छोड़ते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है अनुलोम क्रिया। जब आप लेफ्ट साइड से सांसों को भीतर गहरा भरते हैं और राइट साइड से धीरे धीरे छोड़ते हैं, इसे आप कहते हैं विलोम क्रिया। इसलिए इन दोनों को मिलकर एक चक्र पूर्ण होता है अनुलोम विलोम का। तो करते रहिए अनुलोम विलोम। भीतर गहरा सांस ले, फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाएं, धीरे धीरे अपोजिट साइड से प्रश्वास को बाहर छोड़ दे। अब जिस साइड से आपने प्रश्वास को बाहर छोड़ा है, उस साइड से धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भर ले, फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाएं और अपोजिट दिशा से धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ दे। तो यह है अनुलोम विलोम क्रिया। अनुलोम विलोम क्रिया करने से आपकी श्वास व्यवस्था, ब्रीदिंग सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करती है और ब्रेन को भी शुद्ध ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, शुद्ध ब्रेन का सप्लाई होता है। हमारे शरीर में ब्रेन यह एक ऐसा अवयव है जो कि पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है, इसीलिए उसे सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लगता है, सबसे ज्यादा मात्रा में रक्त उसे लगता है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो ब्रेन खुश रहता है क्योंकि उसे पूरी तरह से शुद्ध प्राणवायु मिलता है और उसे पूरी तरह से शुद्ध रक्त पुरवठा उसको मिलता है। अगर आप खुली हवा में, टेरेस में, गार्डन में या गैलरी में जाकर प्राणायाम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से हवा मिलती है, तो आपके शरीर का हर एक अंग तरोताजा हो उठता है। तो सर एक अनुलोम सवाल विलोम था क्रिया करते रहिए। सर एक अनुलोम विलोम सवाल था क्रिया। सर एक क्वेश्चन था सर. हाँ सर। हाँ बोला। सर आपण ज्या मुद्रा दाखवल्या आता मुद्रा हाँ हा तर हाँ त्याचा बोला। काय नेमका काय मिनिंग असतो? जी मॅडमनी पण सांगितलं की वेगवेगळ्या प्रकारच्या मुद्रा असतात ज्या हातांच्या तुम्ही वेगवेगळ्या क्रिया दाखवतात. तर त्याचा काय इम्पॅक्ट असतो आपल्या बॉडीवरती जेव्हा त्या स्पेसिफिक मुद्रा आपण वापरतो? हाँ हाँ तर आपण उद्या मुद्राचा सेशन आपला प्लॅन आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण 7-8 प्रकारच्या मुद्रा मॅडम घेणार आहेत उद्या. ओके 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 सर ठीक आहे. तर उद्या आपण मुद्राचा अभ्यास करू. ओके सर. ठीक है। हो सर. ओके ओके। तो हम मुद्रा का अभ्यास कल करने वाले हैं, जिसमें आपको सारिका जी अलग अलग प्रकार की मुद्राएं दिखाएंगी। अभी हमने खाली 2 मुद्रा देखी है, पहले ध्यान मुद्रा और दूसरी जो है वह अपान मुद्रा। तो आप कभी भी कौन सी भी मुद्रा कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुद्राएं विशेष स्वरूप से विशेष रोग निवारण के लिए भी उपयोग में लाई जाती है, उसका अभ्यास हम कल करने वाले हैं। आज हमने प्राणायाम को विशेष समय दिया हुआ है, तो अनुलोम विलोम आप कर रहे हैं, करते रहिए कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट। तो जितना दीर्घ अभ्यास आप करेंगे उसका दीर्घ लाभ आपको मिलेगा। तो ब्रीदिंग सिस्टम के लिए यह सर्वोत्तम है। कोरोना निवारण में भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, यह बहुत ही अच्छे स्वरूप से उसके रिजल्ट्स आए हैं। उस पर रिसर्च भी पतंजलि योगपीठ कर रहा है
और विश्व के अनेक इंस्टीट्यूट भी कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में हॉपकिन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च है, उस इंस्टीट्यूट ने यह रिसर्च आउटपुट में दिया है कि जब आप के शरीर को शुद्ध प्राणवायु मिलता है तो यह कैंसर के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो इसीलिए कैंसर रोगियों को भी प्राणायाम करने पर उनको लाभ सिद्ध हुआ है, जिसका रिसर्च अभी जारी है। लेकिन उनको 30 मिनट से लेकर 1-1 घंटा प्राणायाम करना जरूरी होता है। 5-10 मिनट के ज्यादा इफेक्ट उनको नहीं मिलते हैं, जो कि गंभीर स्वरूप के रोगी है। तो यह है अनुलोम विलोम क्रिया। तो इसके पश्चात हम करते हैं भ्रामरी उद्गीत। तो भ्रामरी क्रिया आपको पहले बतलाई गई है, तो भ्रामरी और उद्गीत एक के पश्चात एक करते हैं। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे उज्जाई क्रिया। मराठीमध्ये ज्याला कोल्हे कुई असं म्हणतात। रात्री कोल्हे किंवा कुत्रे एका विशिष्ट पद्धतीचा आवाज करतात, त्याला मराठीमध्ये कोल्हे कुई असा शब्द वापरला जातो। तो उसी पद्धत से उज्जाई क्रिया में आप कहते हैं, ये जो कंठ है वो कंठ को सिंकुंचन करते हुए, आकुंचन करते हुए एक विशिष्ट प्रकार का ध्वनि आप निकालते हैं, सांसों को भीतर गहरा भरते हुए, और फिर प्रश्वास को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से आपको प्रश्वास बाहर छोड़ना होता है उज्जाई क्रिया में। उज्जाई क्रिया जो है वो थायराइड, टैंसिल और ध्वनि से संबंधित सारे विकार में बहुत ही लाभदायी सिद्ध हुई है। तो उज्जाई क्रिया पहले मैं दिखा रहा हूं, आप पहले देख ले और सुन ले और बाद में हम एक साथ करेंगे। तो उज्जाई क्रिया साधक मेरे साथ करेंगे, आप पहले देख लें। फिर से एक बार करेंगे। अब आप करने का प्रयास करें। तो साधक, तीनों साधक करते रहेंगे। उज्जाई क्रिया, सांसों को अंदर लेते हुए गले को सिकुड़ना है और फिर लेफ्ट साइड से प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उज्जाई क्रिया में की जाती है। तो आप 3 से 5 बार उज्जाई क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपके गले के संबंधित सारे विकार दूर होंगे, साउंड सिस्टम, ध्वनि व्यवस्था अच्छी रहेगी, थायराइड, कैंसर और गले के विकारों में आपको लाभ होगा। तो उसके पश्चात हम देखेंगे शीतली और शीतकारी, जो कि गर्मियों के दिनों में ज्यादा किया जाता है। तो जिसे सर्दी है, खांसी है, दमा है, वह इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। शीतली शीतकारी को नहीं करना है अगर आपको सांसों के विकार है। अगर आपको गर्मी ज्यादा लग रही है तो आप शीतली शीतकारी कर सकते हैं। तो शीतली में आपको अंग्रेजी यू के तरह आपके जीभ की स्थिति रहेगी और सांसों को भीतर गहरा लेना है, जिस प्रकार ये तीनों साधक यहाँ पे दिखा रहे हैं। और फिर मुंह बंद करते हुए नासिका से आपको प्रश्वास बाहर छोड़ना है। तो शीतली तीनों साधक दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अंग्रेजी यू के आकार, जीभ की स्थिति, सांसों को भीतर लेते हुए फिर मुंह बंद करते हुए प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। शीतली का अल्टरनेटिव है शीतकारी। ठीक है, तो अब शीतकारी का डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे। शीतकारी करते वक्त आपको सांसों को भीतर गहरा भरना है। तो दांत से आपको इस प्रकार शीतकारी का डेमोन्स्ट्रेशन करते रहिए। सभी साधक सामने की ओर देखिए, ओजस सामने की ओर देखिए, शीतकारी का डेमोन्स्ट्रेशन करें इस प्रकार से। जिस तरह बंदर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, उस तरह दांत खींचते हुए, दांतों पर दांत रखते हुए सांसों को भीतर गहरा भरना है और फिर मुंह बंद करते हुए नासिका से प्रश्वास छोड़ना है। करेंगे शीतकारी। सर्दी के दिनों में आपको इसे कम करना है और गर्मी के दिनों में आपको ज्यादा करना है।
क्योंकि यह शरीर का तापमान बहुत रिड्यूस करता है। दमा के रोगी इसे न करे क्योंकि यह शरीर को ठंडा कर देता है। तो दमा के रोगियों के लिए, सर्दी के रोगियों के लिए ठंडी चीजें अच्छी नहीं रहती है, उन्हें गर्म चीजें अच्छी रहती है। तो अगर आपको बुखार ज्यादा आया है तो आप शीतली सितकारी कर सकते हैं, उससे आपका बुखार कम हो जाएगा, शरीर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जिन्हें एसिडिटी ज्यादा होती है वह शीतली सितकारी उनके लिए अच्छा है। एसिडिटी कम करने के लिए शीतली सितकारी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो इसके पश्चात हम करेंगे भ्रामरी और उद्गीत। तो भ्रामरी करने के लिए आपको पहली उंगली जो है वह इस प्रकार माथे पर आप रखते हैं, शेष तीनों उंगलियां इस प्रकार से अर्धगोलाकृति कर्व आपको करना है और आपको आंखों पर हल्के से रखना है, आंखों को दबाना नहीं है। अगर आप आंखों को दबाएंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, इसलिए अलगद से आपको तीनों उंगलियां आंखों पर रखना है। और अंगूठा जो है वो इस प्रकार से आपके कान के मध्य में, कानाची पाळी आपण ज्याला म्हणतो, कानाच्या पाळीवर मध्यभागी हे कानाची पाळी एक असते आणि मध्य स्थितीमध्ये एक हा भाग असतो, तर या भागामध्ये आपण अंगूठा ठेवायचा है। तो अंगूठे को इस प्रकार से रखकर आप कान बंद कर दें और फिर भ्रमर की भांति आपको 3 से 5 बार उच्चार करना है। सांसों को भीतर गहरा भर ले और फिर प्रश्वास को छोड़ते हुए एक भ्रमर की भांति आप उच्चार कर लेंगे। तो शुरू करेंगे भ्रामरी। उद्गीत या प्रणव शुरू करेंगे। 3 चक्र ओंकार के, हाथ नीचे घुटनों पर स्थित। उद्गीत के 3 चक्र करेंगे। शांत स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद है। कुछ सेकंड के लिए मेडिटेशन का अभ्यास, खाली सुनते रहें, आंखें बंद है। सांसों की नेचुरल ब्रीदिंग, इनहेलिंग एक्सहेलिंग शुरू है। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित। ध्यान का थोड़ा सा अभ्यास। शरीर में जो सूक्ष्म बदलाव हो रहे हैं उसको महसूस करने की चेष्टा करें। मन ही मन में दिव्य संकल्प, मैं प्रतिदिन निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए एक जगह पर बैठकर योगाभ्यास कर रहा हूँ। योगाभ्यास करने से शरीर के सारे विकार दूर होकर शरीर, मन और आत्मा की पूर्णतः शुद्धि हो रही है। इसी तरह के दिव्य संकल्प के साथ धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की ओर, आकाश की ओर ले जाकर एक ताली बजाएं और एक दूसरे से हाथों का घर्षण करें। जितना शक्ति है उतना घर्षण करें और फिर घर्षण से मिली हुई ऊर्जा चेहरे पर धीरे से हल्का सा मसाज। 3 बार करेंगे घर्षण, हाथों का घर्षण और फिर चेहरे पर
धीरे धीरे हाथों की ओर देखते हुए कर दर्शन करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। धीरे धीरे पैरों को खुला कर लें, पैरों को पूरी तरह से फैला लें। इस प्रकार से पैर खुले कर लें। जब भी आप असहजता महसूस हो, आपको कोई भी तकलीफ हो, पैरों में दर्द हो, तो आप सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कर ले। अपने हित के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक आप प्राणायाम का समय कम ज्यादा कर सकते हैं। धीरे धीरे योगाभ्यास को बढ़ाने की चेष्टा आप करें। तो आज हमने प्राणायाम थोड़ा सा ज्यादा लिया है, क्योंकि प्राणायाम का महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके लिए आपको सततता, कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है। आपको जितना भी समय मिले, 5 मिनट, तो कम से कम 5-5 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम आप कर लें। तो 15 मिनट, 30 मिनट का पैकेज भी हम कल बताने वाले हैं। तो इसके पश्चात हम कुछ मूलभूत योगासन भी देख रहे हैं। तो हम कुछ बैठकर जो बेसिकली हम लोग आराम से रोज कर सकते हैं, उसे हम देखेंगे ही फोन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे और देखेंगे मंडूकासन। तो मंडूकासन की स्थिति लेते हैं। हाथों को सामने की ओर पूरा फैला देते हैं, अंगूठे को हथेली के अंदर, मुट्ठी को बंद कर लीजिए। फिर धीरे धीरे मुट्ठी को अंगूठे वाली साइड आपके नाभि के आसपास रखेंगे। गहरा लंबा सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। नजर सामने की ओर होगी। इस स्थिति में जब आप झुके बने रहते हो तो नाभि के कंपन को महसूस कीजिए। जब आपकी मुट्ठी बराबर आपके नाभि के आसपास होगी तभी ये कंपन आपको महसूस होता है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस शरीर को सीधा कर लेते हैं। तो ये सिंपली सभी लोग आराम से कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर घुटनों में तकलीफ ज्यादा हो तो आप सुखासन में भी इसे कर सकते हो। तो फिर से एक बार मुट्ठी को बंद करके नाभि के आसपास लगा लेते हैं। सांस भर लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे हम लोग आगे की ओर शरीर को झुकाएंगे। यह स्थिति आदर्श स्थिति है मंडूकासन की, जिसमें आपकी नजर सामने की ओर होती है। मुट्ठी पेट के पास आपके नाभि के आसपास आपने रखी हुई है और नाभि के कंपन को आप महसूस करते हो। उसमें सांस बाहर रुका हुआ होता है। कम से कम 5-10 सेकंड तो भी आपको इसमें हर बार रुकना है और फिर से वापस सांस भरते हुए धीमे धीमे ऊपर आना है। डायबिटीज वाले पेशेंट इसे अधिक समय में होल्ड करने की कोशिश करें तो उन्हें अधिक लाभ इससे मिल सकता है। अब हम लोग करेंगे गोमुखासन। तो आइए पैर को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं पहले। अब धीरे धीरे पहले लेफ्ट पांव को अपनी जंघा के नीचे लेंगे आराम से, वहां पे देखिएगा, और फिर राइट पांव को ऊपर की ओर से लेंगे। ऊपर घुटने पर घुटना आ जाएगा और दोनों जंघा अपने पंजे आपके बाहर की ओर इस तरह से रखेंगे। अब धीरे से जो घुटना आपका ऊपर है, अब मेरा राइट वाला घुटना ऊपर है, तो जो घुटना आपका ऊपर की ओर है उस हाथ को ऊपर से आपको इस तरह पीठ पर रखना है। फिर दूसरे हाथ को आप पीछे से दिखा दो। दूसरे हाथ को आपको इस तरह पीछे से लेकर एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करनी है। पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है
और गर्दन पर कोई भी स्ट्रेच नहीं लाना है, कोई भी तनाव नहीं लाना है। हल्के से एक दूसरे को हाथ को पीछे से पकड़ने की कोशिश। इसे गोमुखासन कहा जाता है। योनि से संबंधित, जननेंद्रियों के संबंधित विकारों में ये बहुत ही लाभदायी होता है। बहुमूत्र की समस्या इससे कम होती है। पीठ का जो कुबड़ापन बहुत से लोगों को आ जाता है वो भी इससे दूर हो जाता है। तो धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आएंगे। अब दूसरी साइड से करेंगे। अब जो घुटना आपने पहले ऊपर लिया था उसे आपको नीचे की ओर ले लेना है और लेफ्ट साइड वाला घुटना ऊपर की ओर, घुटने पर घुटना, दोनों नितंब के साइड में आपकी एड़ियां स्पर्श कर रही है। इस तरह से आपको अपने पैरों की पोजीशन ले लेनी है। अब धीरे से लेफ्ट वाला घुटना ऊपर है, इसलिए लेफ्ट हाथ को ऊपर से उठाकर पीठ पर स्पर्श कराएंगे। फिर राइट हाथ को साइड से लेकर नीचे से एक दूसरे को उंगली पकड़ने की हाथ को कोशिश करेंगे। और इसमें आपको पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए आपको बैठना है। हाथ को सीधा ऊपर की ओर रखना है। इस तरह से आप हाथ इस तरह नहीं रखेंगे, इस तरह से आपको हाथ को सीधा करने की कोशिश करनी है। अगर किसी की पकड़ में हाथ नहीं आता है तो रुमाल, दुपट्टा भी ले सकते हो और उससे भी आप इसे आराम से पकड़ सकते हो। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो ये हमने देखा गोमुखासन। अब जो सहजता से कर सकते हैं, अब हम लोगों ने गोमुखासन की ही स्थिति धारण कर रखी है। अब इसी से हम लोग मच्छिंद्रासन की स्थिति में आएंगे। अब मेरा लेफ्ट वाला पांव ऊपर की ओर है, इसलिए सिर्फ लेफ्ट वाले पांव को इस तरह से मैंने जमीन पर खड़ा कर दिया, घुटनों से मोड़कर। अर्ध मच्छिंद्रासन की स्थिति हम लोग देख रहे हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट वाला ऊपर की ओर घुटना मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट हाथ को पीछे की ओर इस तरह से रखेंगे और राइट हाथ को पेट के सामने से लाना है और इस तरह से आपने जो पैर भूमि पर स्पर्श तलवा करके रखा है उसे पकड़ने की कोशिश। गर्दन लेफ्ट साइड में पीछे की ओर नजर आपको रखनी है। इसे कहा जाता है अर्ध मच्छिंद्रासन। स्थिति से आपको पीठ, कमर के दर्द में राहत मिलती है और कमर दर्द के लिए ये बहुत ही लाभदायी है। हमारे अधिकतर काम हम सामने झुककर ही करते हैं, पीछे हम लोग नहीं देखते ज्यादा। तो इन सभी आसनों में हम लोग गर्दन, पीठ, इसको थोड़ा सा आराम देने के लिए अपने शरीर को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। वापस पूर्व स्थिति में आते हैं। अब दूसरे पांव से करेंगे। अब जो लेफ्ट वाला पांव था हमने नीचे की ओर ले लिया और राइट वाला पांव उठाकर इस तरह से आराम से खड़ा कर दिया, घुटनों से मोड़कर। अब राइट वाला घुटना ऊपर की ओर मुड़ा है तो राइट हाथ पीछे की ओर, लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से लेकर इस तरह आपको पैर के पंजे को पकड़ने की कोशिश करनी है। गर्दन राइट साइड की ओर, पीछे की ओर मुड़ती हुई। तो यह है अर्ध मच्छिंद्रासन। इससे पेट की एक्स्ट्रा बढ़ी हुई चर्बी भी कम होती है। आमाशय के विकारों में भी आपको राहत मिलती है। मासिक धर्म की समस्या है उसमें भी आपको राहत मिलती है। उदर रोगों का भी शमन इससे होता है। पेट, पीठ की एक्स्ट्रा बढ़ी हुई चर्बी भी, उसमें भी यहीं से तनाव आपको मिलता है जिससे वो चर्बी भी कम हो जाती है। तो ये था अर्ध मच्छिंद्रासन। वापस पूर्व स्थिति में आते हैं। अब हम लोग करेंगे इसके पश्चात वक्रासन की स्थिति, जो मच्छिंद्रासन जैसे ही की जाती है। अब दोनों पांव को लंबा कर लेते हैं पहले। अब सिर्फ लेफ्ट पांव को घुटनों से मोड़ना है और इस तरह राइट पांव के घुटने के समीप आपको लेफ्ट पांव का पंजा जमीन पर टिकाए रखना है। लेफ्ट पांव पूरा लंबा है, राइट पांव घुटनों से मोड़ा हुआ है और धीरे से हमें अब जो पांव ऊपर की ओर मोड़ा हुआ है, जो पांव हमने ऊपर की ओर घुटनों से मोड़ा हुआ है उसी हाथ को पीछे रखना है। अब लेफ्ट वाला पांव घुटनों से मोड़ा हुआ था इसलिए लेफ्ट हाथ को पीछे हथेली को रख दिया। राइट हाथ को आपको पेट के सामने से, यानी घुटना, आपकी जंघा, जो आपने घुटना मोड़ा हुआ है उसका जंघा और पेट, इसके बीच से आपको इस हाथ को निकालना है और जो लंबा पांव है उसको स्पर्श करने की चेष्टा करनी है।
अब किसी का इसमें इतना आता है, किसी का इतना आता है, तो आपको जितना बन पाए उतना कोशिश करनी है। जैसे जैसे आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आप इसे आराम से कर पाओगे। तो ये गर्दन हमारी लेफ्ट साइड में पीछे की ओर, यह है वक्रासन की स्थिति, जिसमें अर्धमच्छिन्द्रासन जैसा ही हमने पोस्चर लिया है और हमारे पीठ पेट के 5 भाग की चर्बी को कम करने के लिए ये राहत देने वाला और कमर विकारों को दूर करने वाला है वक्रासन। फिर से वापस पूर्व स्थिति में आएंगे, हाथों को साइड से लेंगे, पांव लंबा कर लेंगे। अब राइट साइड के पांव को आराम से मोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे, अब राइट वाला घुटना ऊपर से मुड़ा है इसलिए राइट हाथ को भूमि पर पीछे की साइड में रखना है और लेफ्ट हाथ पेट के सामने से आपको निकालकर जो पांव लंबा है उसे स्पर्श करने की कोशिश करनी है, गर्दन पीछे की ओर। तो इसे कहा जाता है वक्रासन की स्थिति। तो ये आदर्श स्थिति है वक्रासन की। अब जिसका पेट बहुत बढ़ा हुआ है या शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है तो वो लोग इस तरह से कर सकते हैं, पर कोशिश छोड़िए मत, कोशिश करते रहिए तो आपसे धीरे धीरे बन पाएगा और आपके हाथ इस तरह से अपने लंबे पैर को पकड़ पाएंगे। तो ये था वक्रासन का। दूसरी तरह साइड से हमने देखा, राइट साइड से। अब सामान्य स्थिति में वापस आ जाते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं भद्रासन। तो आइए दोनों पैरों के पंजे को इस तरह से जोड़ लेते हैं, दोनों पैर के पंजे इस तरह से जोड़ लेते हैं। हाथों की हथेलियों को नीचे रखते हुए, हाथ को स्ट्रेट रखते, पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेते हैं। आराम से स्थित स्थिति आपको धारण करनी है, स्थिर स्थिति में बैठना है। पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, ऐसे झुककर नहीं बैठना है। इससे हमारे कुबड़ेपन आ जाता है अगर हम ज्यादा समय तक झुककर बैठते हैं तो। इसलिए हमें स्ट्रेट बैठने की कोशिश करनी है, जिससे पीठ के दर्द में आपको राहत मिलेगी और इससे थोड़ा कमर दर्द भी आपका कम होता है। अब इसी में अगर आप दोनों पैरों को इस तरह से हिला लेते हो, घुटनों को हिला लेते हो, तो आपके पैरों के जॉइंट के लिए एक्सरसाइज हो जाती है। इसे तितली आसन या बटरफ्लाई कहा जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग अपने पैरों को ऐसे 20-25 बार आराम से अगर कर ले तो आप महसूस कर रहे होंगे कि जब भी आप इस तरह से पैर हिलाते हो तो आपके पैरों के जो जॉइंट्स है, जैसे कि हमारे पंजे के पास जो जॉइंट है वहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेसिंग या तनाव सा महसूस होता है, घुटनों के पास थोड़ा तनाव महसूस होता है, जंघाओं में तनाव सा आता है और हमारे कटी प्रदेश में भी इसे थोड़ा सा तनाव महसूस होता है। तो ये है बटरफ्लाई, जिससे हमारे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। अब इसके पश्चात हम लोग करेंगे बैठकर ही एक आसन, जिसे कहा जाता है शशांकासन। तो वज्रासन में आ जाते हैं। वज्रासन में आने के पश्चात आपको धीमे धीमे हाथों को सामने की ओर फैलाना है, सांस भरते हुए हाथ इस तरह से लेने हैं। सांस भरते हुए शरीर को थोड़ा सा पीछे की ओर हाथ ऊपर से उठाए हुए ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति में जैसे जाते हैं वैसे। फिर सांस छोड़ते हुए आराम से आपको दोनों हाथों की हथेलियों को धीरे धीरे सामने लाना है। पूरा हाथ फैलाए हुए, पैर हाथों की उंगलियां जोड़ी हुई, जमीन पर हथेलियां रख देनी है और फिर शीश को आराम से जमीन पर टिकाना है। नीचे आने के पश्चात आप आराम से सांस ले और छोड़ भी सकते हो, या अगर संभव है तो सांस बाहर रोककर भी स्थिति में रुकिए। इससे आपके कमर के दर्द में जो है आपको राहत मिल जाती है। तो ये है शशांकासन, खरगोश की पोज। तो धीरे धीरे वापस जब पूर्व स्थिति में आना होगा तो पहले हाथों को सांस भरते हुए उठाएंगे, फिर शीश को उठाएंगे, फिर हाथ वापस पीछे की ओर और फिर वापस वज्रासन में हमारे जंघाओं के ऊपर हाथ को रख देते हैं। तो ये हमने देखा शशांकासन। अब हम लोग करेंगे
अर्धचंद्रासन, घुटनों के बल ही। तो आइए घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि घुटनों में अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो आप सरफेस पर, आपके यहाँ घुटनों के पास एक तौलिया, नैपकिन कुछ रख सकते हो, जिससे आपको तकलीफ कम होगी। अब धीरे धीरे हमें अपने हाथों को इस तरह से बेंड कर लेना है, छाती के सामने, वक्षस्थल के सामने, और सांस भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाना है। कमर को आगे पुश करना है, जितना आपसे बन पाए उतना स्थिति में सांस भर के पीछे की ओर रुके हैं। फिर सांस छोड़ते हुए वापस शरीर को सीधा कर लेना है। तो ये आपके कमर दर्द के लिए राहत देने वाला है अर्धचंद्रासन। विवेकानंद की पोज भी इसे कहा जाता है। तो धीरे धीरे वापस एक बार श्वास भरते हुए हम लोग पीछे की ओर अपने शरीर को झुकाएंगे। फिर धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए सीधा कर लेते हैं। अब ये अगर आपको दिक्कत वाला लगे तो दूसरा स्टाइल आपके लिए है कि हाथ को कमर के ऊपर रख लीजिए, अर्धवृष्टासन जिसे कहा जाता है। हाथ को कमर के ऊपर हथेली को रख लेना और उसके पश्चात सांस भरते हुए कमर को आगे की ओर पुश करेंगे और शरीर को पीछे की ओर लेंगे। इस स्थिति में कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड तक का होल्डिंग, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस सीधा कर लेते हैं। फिर से एक बार दोहराएंगे, अर्धवृष्टासन। सांस भरते हुए हाथ बराबर लें, फिर आराम से सीधा करेंगे। बहुत अच्छा। अब ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसलिए पूरा नीचे झुक जाता है। हमसे इतना नहीं होता क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो अपने से जितना संभव हो उस हिसाब से आपको करना है। इन्होंने इतना किया तो मुझे इतना ही करना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। अब हम लोग करेंगे तीसरा पूर्ण वृष्टासन। ठीक है, तो पूर्ण वृष्टासन ये दोनों आपको करके दिखाएंगे। मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, आप इस तरह से करके दिखाओगे। उस तरह से कर रहा है, आप इधर से करो, तो धीरे से कर। हाँ, अब ये आपको पूर्ण वृष्टासन करेंगे, जिसमें आपको स्थिति की और थोड़ा सा ध्यान देना है। घुटनों के बल खड़े हो गए, पैर के पंजे इस तरह से फैले हुए। अब आराम से पहले एड़ी को स्पर्श कर लीजिए और फिर शरीर को झुकाइए। जैसे एक बार सीधा करके दिखा, होता है तो कर, ठीक है। या फिर अगर वो दिक्कत वाला है तो हाथ घुमाकर पीछे से इस तरह से एड़ी को स्पर्श कर लीजिए और यहाँ पर आपका इस तरह से शेप बनता है। यथाशक्ति इसमें होल्डिंग कीजिए, फिर वापस धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो ये था पूर्ण वृष्टासन। तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपको जो भी लगे, तो तीनों में आपको असर तो एक समान ही मिलना है, वृष्टासन, अर्धचंद्रासन या पूर्ण वृष्टासन। अब इसके पश्चात हम लोग आते हैं समापन की ओर। समय सीमा है, तो अब आइए हम लोग करते हैं समापन की प्रार्थना। सुखासन में बैठ जाएंगे और हाथ जोड़कर हम लोग करेंगे समापन की प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब हम लोग करेंगे सिंह गर्जना और हास्यासन। तो जिससे अपने वीडियो शुरू करना है वो लोग आराम से अपने वीडियो शुरू कर सकते हो। चलिए सिंह गर्जना के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे।
वज्रासन में पैरों में अंतर होता है। जब हम सिंह गर्जना करेंगे और अपने हाथों की हथेलियां आपको दोनों पैरों के बीच में लेनी है, इस तरह से जीभ को बाहर निकालना है, सांस भर के, फिर बाद में आपको शेर की तरह दहाड़ लगानी है। जीभ बाहर, आंखें बड़ी करने की कोशिश करेंगे और शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे। तो चलिए करते हैं सिंह गर्जना, जो थायराइड के लिए बहुत ही उपयुक्त है, घोरने की समस्या को दूर करने के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। गले में किसी के यहाँ पर गांठ हो जाती है तो वो गांठें भी उससे कम हो जाती है। तो चलिए करते हैं सिंह गर्जना। सांसों को भर लेते हैं। गले की मसाज। जब आप जीभ बाहर निकालते हो तो आपके गले से एक तनाव सा गले से आपको महसूस होता है, जिसको ठीक करने के लिए हमें ये घर्षण मसाज गले की बहुत आवश्यक होती है। बहुत से लोगों की गांठियां इससे दूर हुई है। यहाँ पर गले के पास किसी को गांठ हो जाती है, जब वो जीभ बाहर निकालकर शेर की तरह दहाड़ निकालते हैं तो थायराइड, गले की गांठें ये सारी कम हो जाती है और धीरे धीरे हमें पूर्णतः उससे छुटकारा मिल जाता है। अब हास्यासन के लिए आएंगे क्या? अब हमें ये देखना है कि आपको जो असाइनमेंट देने हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट आपके लिए है वो असाइनमेंट है कि आपने पहले असाइनमेंट में अपने फैमिली मेंबर को कन्विंस तो कर ही लिया होगा कि जो आपको योगाभ्यास करवाने में सहायता करेंगे, आपके साथ थोड़ा थोड़ा योगा करेंगे, या आप उनके पास जब समय होगा तो आपने सिखाकर उन्हें ये करने लगाना है, कन्विंस करना है। ये आपका एक असाइनमेंट था। अब आज के लिए जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट है कि आपको अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ आपके अलग अलग आसनों में कम से कम 4-5 फोटोज निकाल कर रखने हैं। अलग अलग पोस्चर जो उन्हें और आपको एक साथ आ सके, ऐसे अलग अलग पोस्चर्स में 4-5 आसनों के साथ आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कम से कम एक फैमिली मेंबर उसमें हो, अधिक हो तो बहुत ही उत्तम है। तो ये आपको एक असाइनमेंट है कि आपके फैमिली मेंबर्स को लेकर आपको 4-5 आसन करने हैं और उसके फोटोज आपको लेकर रखने हैं, जो अंतिम एग्जाम के समय आपको एक अपलोड करने के लिए फाइल के लिए दिया जाएगा, उसमें आपको उसे अपलोड करना होगा। तो ये आपके असाइनमेंट सारे अंत में चेक किए जाएंगे। तो जो जो असाइनमेंट आपको दिए गए हैं वो आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो आज का असाइनमेंट, अपनी फैमिली के साथ योगाभ्यास करते समय फोटोज लेना है और उसे आपको बाद में अपने पास सेफ रखना है और अंत के एग्जाम के दिन आपको उसे हमारे पास जमा करवाना है। तो ये है आपके लिए अब का असाइनमेंट। अब आइए करते हैं हास्यासन। तो पहले करेंगे मुक्त हास्य, जिसमें आपको ठहाके देकर हृदय से हंसना है। तो चलिए हास्यासन करेंगे, मुक्त हास्य। अब दूसरा हास्य करेंगे जिसे खलनायक हास्य कहा जाता है। उसमें इस तरह से होठों को थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं और क्रॉस करते हुए थोड़ा सा हंसते हैं। पब्लिक प्लेस पे नहीं
फिर दूसरी ओर से होठों को क्रॉस करते हुए ध्यान रखे, पब्लिक प्लेस पे ऐसा न करे, नहीं तो आपको यह बोल के लोग पेड़ा देंगे। तो पेड़ा प्रसाद कल एक जन ने व्हाट्सएप पे अग्रेसित किया था कि एक बीमार आदमी जाता है डॉक्टर के पास और वो बोलता है कि डॉक्टर, मुझे कोरोना का डर लग रहा है, मुझे मेरे शरीर में ऑक्सीमीटर में मैंने चेक किया है और मुझे ऑक्सीजन की लेवल कुछ कम लग रही है, तो मैं क्या करूं? तो डॉक्टर बोले, बेटा तू कितने बजे उठता है? तो बोला, मैं 8 बजे। अरे पागल, वो दयानंद साइंस कॉलेज के लोग सवेरे 6 बजे उठकर सारा ऑक्सीजन खींच के ले रहे। तो तुझे अगर ऑक्सीजन की लेवल की मात्रा बढ़ानी है तो तुझे सवेरे जल्दी उठना जरूरी है। तो आज रेनी सीजन की वजह से हमें हमारे प्लान में शिफ्ट करना पड़ा। हम रूम के अंदर से यह योगाभ्यास ले रहे हैं, इसलिए हमने सूर्य नमस्कार नहीं लिया है और योगिक जॉगिंग भी नहीं ली है, लेकिन आप अपने घर के अंदर इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो 4 वीडियोस भी आपको दिए गए हैं, उन 4 वीडियो को देखकर आप इसका अभ्यास करें। और आज थर्ड टॉपिक का रीडिंग मटेरियल आपको दिया जाएगा जो कि सूर्य नमस्कार से संबंधित है, और वह व्हाट्सएप के ग्रुप में एक अगले 15-20 मिनट में अग्रेषित किया जाएगा। और कल हम लास्ट 4th चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आप दैनंदिन योगाभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए, उसका क्रम कैसा है, वह हम कल उस पर चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार एक साधक ने अभी शंका की थी कि अलग अलग प्रकार के मुद्राएं के बारे में भी कल हम देंगे। तो आज के लिए यहीं पर विराम लेते हैं। कार्यक्रम के सूत्र रोहिणी जी के पास। धन्यवाद सर. पाऊस पडत असताना देखील आपण या ठिकाणी इंडोअरमध्ये खूप छान प्रकारे तुम्ही व्यायाम घेतला सर, एक्सरसाइज घेतली. आणि निश्चितच आत्ता सांगितलेल्या जोकप्रमाणे की जर ऑक्सिजन लेवल मात्रा वाढवायची असेल तर अगदी लवकर उठून तुम्ही ऑक्सिजन ची मात्रा तुमच्या शरीरामध्ये घ्यावी, जेणेकरून पूर्ण दिवसभर तुम्हाला तजोतारा थोडंसं फ्रेश वाटेल आणि त्याचबरोबर तुमच्या कामामध्ये त्याचा परिणाम नक्की जाणवेल. अशाच प्रकारे आजच्या या सेशनसाठी त्यांचा अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी मी बायोटेक डिपार्टमेंटच्या श्वेता मदने मॅडमना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा अभिप्राय आजच्या सेशनवरती व्यक्त करावा. श्वेता मदने मॅडम. धन्यवाद शिंदे मॅडम, आजच्या अभिप्राय मांडण्याची संधी मला दिल्याबद्दल. दयानंद विज्ञान महाविद्यालयाने आयोजित केलेल्या या 10 दिवसीय योगा शिबिर ही एक नवीनच आणि खूप सुंदर कल्पना आहे, ज्याचे नाव योगा ॲट होम अँड योगा विथ फॅमिली असं आहे. या सुंदर कल्पनेची आजच्या जनरेशनला खूपच गरज आहे. त्याच्यामध्ये विद्यार्थी असो, आपल्यासारखे प्राध्यापक असो, वृद्ध लोकही असो. आजकालच्या आजूबाजूला ज्या घटना घडत आहेत त्यामुळे जीवनात योगशास्त्राचे महत्व आणखीनच अधोरेखित होत आहे. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट्सअप, फेसबुक अशा सोशल मीडियाच्या आभासी जगात राहणाऱ्या लोकांना जीवनातल्या वास्तवाला तोंड देणे कठीण जात आहे. शिवाय कोरोना संसर्गाने आपल्या देशात प्रवेश केल्यामुळे कित्येक नवीन संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. लोकांचं शारीरिक आणि विशेषतः मानसिक आरोग्य स्थिर राहण्यासाठी जागरूकता निर्माण करून एकटेपणा, तणाव, राग तसेच निराशजनक भावना यातून बाहेर येण्यासाठी मानसिक आणि भावनिक दृष्ट्या सक्षम होण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्यावर अत्यंत प्रभावी उपाय म्हणजेच प्राणायाम, योगासने, सुदर्शन क्रिया आणि ध्यानधारणा. तर अशा आजच्या जनरेशनसाठी हे प्राणायाम, योगासने खूपच गरजेचे आहे. या वाटचालीसाठी घडामोडीमुळे कॉलेज असो किंवा शाळा असो, या सर्व गोष्टीमुळे आपल्या शरीराकडे दुर्लक्ष होत चालले आहे. या 10 दिवसीय योगा शिबिरमुळे नक्कीच सर्वांना खूपच याची मदत होणार आहे. आणि इथून पुढे तरी आपण सर्वजण हे फक्त 10 दिवसच नाही तर लाईफ टाइम साठी
आपण हे जे शिबिर आहे ते आपल्या जे योगा शिबिर आहे ते आपल्या लाईफ मध्ये आत्मसात करून घेऊ. तसेच पाहायला गेलं तर योगासनाचे खूप खूप चांगले पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये सर्व स्तरावर तंदुरुस्ती होते. तसेच ताण तणाव पासून मुक्ती होते. अंतर्यामी शांतता आहे. मेन म्हणजे रोग प्रतिकारक शक्तीमध्ये वाढ होते, जे की आपल्या सर्वांच्या गरजेसाठी आहे. तसेच मेन म्हणजे डॉक्टर ब्रिज मोहन दायमा सर व डॉक्टर सारिका दायमा मॅडम हे दोघं जे आपल्याला रिसोर्स पर्सन म्हणून लाभलेले आहेत, त्यांचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद. ज्या प्रकारे ते एखादा योगासन कशा प्रकारे करणे, त्याचे जे इम्पॉर्टन्स आहेत, त्याला चुकीच्या पद्धतीने न करता छोट्या छोट्या बाबी लक्षात ठेवून त्याला परफेक्टली करून आत्मसात करणे, या गोष्टींचं त्यांचं खूप लक्ष आहे. ते आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे मदत करतात. त्याबद्दल या दोन्हीही रिसोर्स पर्सनचे मी इथे खूप खूप धन्यवाद करते. आणि आजच्या अभिप्रायाची मांडणी करण्यासाठी मला चान्स दिल्याबद्दल याचे आभार मानते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. आजचं सेशन या ठिकाणी संपत आहे. जर कुणाला आतापर्यंत झालेल्या सेशन बद्दल काही प्रश्न असतील तर ते प्रश्न तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये टाका किंवा व्हॉट्सअप ग्रुपवरती टाका, जेणेकरून हे सेशन संपेपर्यंत म्हणजेच हे 10 दिवस संपेपर्यंत त्या प्रश्नांचं निराकरण करून तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये योगा कायमस्वरूपी अंमलात आणता येईल. तर विनंती आहे सर्वांना की जर काही प्रश्न असतील योगा संदर्भात किंवा तुमच्या रुटीनसाठी कुठला परफेक्ट योगा असायला हवा किंवा जर तुम्हाला कुठला आजार असेल तर त्या आजारासंबंधित कुठले योग प्राणायाम करायला हवेत. मॅडम तर सांगतच आहेत, सरही सांगत आहेत, पण तरीही जर तुम्हाला विशेष काही माहिती हवी असेल तर त्या संदर्भात तुम्ही व्हॉट्सअपवरती ग्रुपवरती मेसेज टाका आणि ती माहिती नक्की मिळवा. आजचं सेशन या ठिकाणी संपत आहे. मी सर्वांचे आभार मानते, सरांचे आभार मानते. दयानंद सायन्स कॉलेजचे प्राचार्यही जॉईन झालेले आहेत, सरांचेही आभार मानते आणि या ठिकाणी हा सेशन संपलेला आहे हे मी या ठिकाणी डिक्लेअर करते. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद सर.